हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का और कोचिंग इंस्टीट्यूट में। माई सेल्फ राम कुमार, प्रेजेंटली आई एम परस्यूइंग माई एमबीबीएस फ्रॉम एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा। बेटा, लास्ट लेक्चर में अपन ने डील किया था इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, जिसमें अपन ने डिफरेंट केसेस के बारे में देखा। जैसे कि ड्यू टू चार्ज सर्कुलर रिंग, ड्यू टू थिन प्लेट, ड्यू टू स्पेरिकल, ड्यू टू होलो स्पेरिकल। इस तरीके से अपन ने बहुत सारे केसेस देखे और उनसे अपन ने कुछ फॉर्मूलेस भी देखे, और मैंने आपको बताया भी था कि इन फॉर्मूलेस को आप डायरेक्टली याद रखें। आपके अगर नीट के अंदर अगर कोई क्वेश्चन आएगा भी, न्यूमेरिकल आएगा भी, तो इन डायरेक्ट फॉर्मूले वेस्ड ही आता है। मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आपको बताया। बेटा, आज अपन जो स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में थोड़ा जानेंगे। एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड तो मैंने बताया कि एक चार्ज द्वारा क्रिएट किया गया जो जोन है, जो फील्ड है, उसमें कोई दूसरा चार्ज आ जाता है तो वह एक फोर्स का एक्सपीरियंस करता है। लेकिन जो जो फील्ड बेटा जो क्रिएट किया गया है उस चार्ज द्वारा, उस फील्ड में कुछ न कुछ फील्ड लाइंस भी एग्जिस्ट करती हैं, जिनके कारण ही इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। अब उन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बेटा खुद की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज रहती हैं। अपन उन प्रॉपर्टीज को बारी बारी से देखेंगे, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन यदि कहीं से बनता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, डायपोल और कभी कभी इधर उधर से पूछ लेता है। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट आपका बेटा ये टॉपिक है, इसकी प्रॉपर्टीज को आप अभी पढ़ लें, लेकिन बाद में आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी बताई जाएंगी, तो आप कंपैरेटिवली इन दोनों को याद रखें, है ना। मैं थोड़ा बहुत यहाँ पर भी आपको बताता जाऊंगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बारे में, लेकिन वह आपका आगे आने वाला है, तो आप परेशान ना हो। अभी अपन देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना। चलिए देखते हैं बेटा। एक सेकंड बेटा, बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन इज रिप्रेजेंटेड बाय कंटिन्यूअस लाइंस। किसी एक रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर अपन रिप्रेजेंट करते हैं तो कंटिन्यूअस कुछ लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कभी कभी आपको बेटा क्वेश्चन के अंदर, न्यूमेरिकल के अंदर बता दिया जाता है कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस तरीके से इस डायरेक्शन में दे रखा है। तो ये जो बेटा कंटिन्यूअस लाइंस हैं, ये आपके इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही हैं कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में दे रखा है। और उनको जो अपन बोलते हैं लाइन ऑफ फोर्सेस भी बोलते हैं बेटा। फील्ड लाइन इज एन इमेजिनरी लाइन। एक्चुअल में ये प्रेजेंट नहीं है बेटा। अपन ऐसा मान के चलते हैं कि इस तरीके से कुछ लाइंस रही होंगी जिनकी वजह से वह फील्ड जनरेट हुआ होगा, बट प्रैक्टिकली ये ऐसा नहीं होता। ये इमेजिनरी लाइन है। अपनी इजी वे के लिए अपन ने इसको मान लिया कि इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रहती हैं। विच अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज विल मूव इट लेफ्ट फ्री। ऐसा देखा गया बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में अगर पॉजिटिव चार्ज को ऐसे छोड़ दिया जाए तो ये जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करने लग जाएगा। ये ऐसा देखा गया। अब बात करते हैं बेटा पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वह किस तरीके से जनरेट होती हैं। सबसे पहले बात करेंगे बेटा पॉजिटिव चार्ज के लिए। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए मैंने हमेशा बताया था आपको, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं अवे फ्रॉम द चार्ज जाएंगी, और नेगेटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वह टूवर्ड्स द चार्ज रहती हैं। ये मैं आपको लास्ट लेक्चर के अंदर आपको बता चुका था।
अब बेटा कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, अपन बारी बारी से इन प्रॉपर्टीज को देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम्स आउट पॉजिटिव चार्ज एंड गो इनटू द नेगेटिव चार्ज। यह वही बोल रहा है कि हमें ऐसा दिखाई देता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज में से तो निकल रही हैं और नेगेटिव चार्ज में जाके समा रही हैं, है ना। टेंजेंट टू द फील्ड लाइंस एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड एट दैट पॉइंट। ये बोल रहा है बेटा, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मान के चले बेटा, इस तरीके से ये पॉजिटिव चार्ज कोई दे रखा है, ऐसे मान के चले बेटा दे रखी हैं, तो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे यदि अपन टेंजेंट खींचते हैं बेटा, ये टेंजेंट जैसे है ना, ये टेंजेंट, ये टेंजेंट कहीं भी खींच लो बेटा, तो जो लाइन पे टेंजेंट खींचने से हमें वह इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताइए, तो आप क्या करेंगे, सिंपल उस पॉइंट से एक टेंजेंट खींचेंगे और वह टेंजेंट आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बता देगा। तो वही बोल रहा है बेटा, फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। याद रखने वाला पॉइंट है, और इसके पीछे एक और रीजन है बेटा क्यों नहीं इंटरसेक्ट करती हैं। आप एक बात मुझे बताओ कि मान के चलें एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे गई, दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे गई, अपन मान के चल रहे हैं कि इंटरसेक्ट कर दिया, समझना बात को। अब जब बात करेंगे बेटा डायरेक्शन की, इस पॉइंट पे जहां इंटरसेक्ट हुआ है, तो इस वाली लाइन के लिए डायरेक्शन इधर आएगी बेटा, और इस वाली लाइन के लिए डायरेक्शन इधर आएगी, जो कि इम्पॉसिबल है। जब लाइंस इंटरसेक्ट कर जाएंगी किसी पॉइंट पे, तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वह दो प्रकार से दिखाई देने लग जाएगी, जो कि इम्पॉसिबल है। एक समय पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक ही और होगी, इसलिए कभी भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल टू कंडक्टिंग स्फीयर, मतलब कि कोई भी एक कंडक्टिंग बॉडी है जिसके अंदर से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमिट हो रही हैं, निकल रही हैं, तो वह हमेशा बॉडी के परपेंडिकुलर निकलेंगी। जैसे बात करें बेटा, ये आपका कोई प्लेट दे रखी है जिसपे चार्ज दे रखा है बेटा, पॉजिटिव चार्ज इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है, तो इस प्लेट से यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये प्लेट है तो इस तरीके से बेटा इस प्लेन के परपेंडिकुलर निकलेंगी। बात करें ऐसे बेटा किसी स्फीयर के बारे में, तो इस तरीके से ये 90 डिग्री एंगल बनाते हुए बॉडी से निकलेंगे, ये बोलना चाह रहा है ना। चलिए आगे मूव करते हैं। फील्ड लाइंस डू नॉट एग्जिस्ट इनसाइड अ कंडक्टर, ये चीज भी मैं आपको पहले बता चुका हूं कि किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एग्जिस्ट नहीं करती हैं। इसीलिए कंडक्टर के केस में जो अपन ने कंडक्टिंग स्फीयर के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर निकाला था तो जीरो आया था, क्योंकि कंडक्टर के केस में कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। इस कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड था आपका वह सेल और कंडक्टिंग स्फीयर के केस में जीरो आया था ना। फिर नेक्स्ट है बेटा, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज लूप। कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं क्लोज लूप नहीं बनाती हैं, जबकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी क्लोज लूप बनाती हैं। ये एक अच्छा कंपैरिजन आ जाता है बेटा, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आल्सो मेक क्लोज लूप, और वहां पे आपको घुमाने की कोशिश करेगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन डज नॉट मेक क्लोज लूप। तो यहाँ आपको
कंफ्यूज नहीं होना है, आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर मेक क्लोज लूप, कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती हैं, जबकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी क्लोज लूप बनाती हैं। द नंबर ऑफ लाइंस originating और terminating on a charge is proportional to the magnitude of charge। ये बोल रहा है बेटा, मान के चलें कि Q1 ये चार्ज दे रखा है, इधर बेटा Q2 चार्ज दे रखा है, इससे Q1 से निकलने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं कुछ इस तरीके से रही होंगी, और Q2 से जो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं इस तरीके से रही होंगी। अब आप डायग्राम की हेल्प से बता सकते हैं कि Q1 के केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का नंबर है वह Q2 की कंपैरिजन में कम है। तो ये लाइन बता रही है बेटा, ये बोल रही है कि जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रहेंगी इसका मतलब उतना ही ज्यादा मैग्नीट्यूड रहा होगा चार्ज के ऊपर। मतलब कि यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम है, यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा है, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ Q2 चार्ज विल बी ग्रेटर देन Q1। यही तो बता रहा है, Q2 का जो मैग्नीट्यूड है चार्ज का वह Q1 की कंपैरिजन में ज्यादा है, इसलिए Q2 से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस Q1 की कंपैरिजन में ज्यादा है। तो ये आपका पॉइंट क्लियर हुआ है ना। फिर अपन आगे की तरफ मूव करते हैं। इफ द लाइंस ऑफ फोर्सेस आर इक्विडिस्टेंस एंड पैरेलल स्ट्रेट लाइंस द फील्ड इज यूनिफॉर्म। ये बोल रहा है बेटा कि या तो आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं एक दूसरे के पैरेलल हों, जो कि इस डायग्राम के अंदर दे रखा है, और इक्वी डिस्टेंस में हो, जो ये गैप है बेटा सब में सेम हो। तो यदि पैरेलल भी हैं और इक्वल डिस्टेंस पर भी हैं, इस तरीके का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको कहीं दी गई हैं, रिप्रेजेंट की गई हैं, तो आप बोलोगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यह यूनिफॉर्म है। समझ में आया? यह हर अगर किसी x पॉइंट पे माने या y पॉइंट पे माने तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वह सेम आएगी, है ना। लेकिन यदि ऐसा हो जाए कि इक्वल डिस्टेंस पे ना हो और पैरेलल भी ना हो, या ऐसा हो जाए पैरेलल हो लेकिन इक्वल डिस्टेंस पे ना हो, तो उस केस में जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वह नॉन यूनिफॉर्म होगा। नॉट इक्विडिस्टेंस और स्ट्रेट लाइन और बोथ, मतलब या तो इक्वल डिस्टेंस पे ना हो या फिर पैरेलल ना हो, कोई भी एक बात नहीं होती है इनमें से, तो अपन बोलेंगे कि वह इलेक्ट्रिक फील्ड जो है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। द डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस इज प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। वही बात है कि जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की ज्यादा डेंसिटी होगी वहां जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा अच्छा होगा। जैसे मान के चलें कि इस तरीके से यहां डेंसिटी ज्यादा दे रखी है और यहां थोड़ा हट के दे रखी है बेटा, तो आप बोलोगे कि ए पॉइंट के पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वह बी की कंपैरिजन में ज्यादा है, क्योंकि वहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी बी की कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। क्लियर है? चलिए फटाफट से नोट कीजिए बेटा, फिर अपन आगे मूव करते हैं। चलिए बेटा आगे देखते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं बेटा, अपन देख लेते हैं। एनर्जी एसोसिएटेड विद अ मूविंग चार्ज इज ड्यू टू, एक चार्ज मूव कर रहा है और क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि मूव करते हुए चार्ज के साथ कौन कौन सी एनर्जी एसोसिएट रह सकती है। तो मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बताया था बेटा कि यदि चार्ज रेस्ट पे है, वेलोसिटी उसकी 0 है, तो सिर्फ और सिर्फ इसके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा।
यदि यह मूव कर रहा है और इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, विद रेस्पेक्ट टू टाइम चेंज ही नहीं हो रही है, तो यह इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करेगा। फिर मैंने आपको बताया था बेटा कि कोई चार्ज मूव तो कर रहा है लेकिन इसकी जो वेलोसिटी है वह टाइम के साथ चेंज हो रही है, यानी कि वेरिएबल है। तो यह इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करेगा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस भी ये इमिट करेगा। ये बात मैंने पहले लेक्चर के अंदर की थी। अब यहां बोल रहा है कि मूविंग चार्ज के साथ कौन कौन सी एनर्जी एसोसिएट हो सकती है, तो आप बोलोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी एसोसिएट हो सकता है और मैग्नेटिक फील्ड भी एसोसिएट हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। टू चार्जेस ईच इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम आर 0.5 meter apart. If both of them exist inside a vacuum, then the force between them is। दो चार्जेस हैं 2 माइक्रोकूलम के बेटा। एक चार्ज यहां रखा है जिसका जो मैग्नीट्यूड है 2 माइक्रोकूलम है, एक चार्ज यहां रखा है उसका भी जो मैग्नीट्यूड है वह 2 माइक्रोकूलम है, और जो इनके बीच की डिस्टेंस है बेटा ये आपको दे रखी है 0.5 मीटर। और जो ये सिस्टम रखा हुआ है एक वैक्यूम के अंदर है और आपसे पूछा गया है कि इन दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स क्या होगा। मैंने आपको बेटा फोर्स का फॉर्मूला बताया था कि F इजिकल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। बात करें बेटा के क्यू तो 9 इंटू 10⁻9, Q1 2 माइक्रोकूलम, माइक्रो मीन्स बेटा होता है 10⁻⁻6 कूलम, तो 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। Q2 भी सेम है तो इसका स्क्वायर कर देंगे बेटा, और आर स्क्वायर मतलब 0.5 का स्क्वायर। ये आप सॉल्व करके इनके बीच का फोर्स आसानी से निकाल सकते हो। चलिए फटाफट नोट कीजिए बेटा, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। चलिए देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। टू इलेक्ट्रॉन्स आर सेपरेटेड बाई अ डिस्टेंस 1 एंगस्ट्रॉम, व्हाट इज द कूलम फोर्स बिटवीन देम। ये सारे के सारे क्वेश्चंस बेटा आपके प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं आ रखे हैं। क्वेश्चंस इतने ही इजी रहते हैं, बस आप उन्हें टिपिकल बना देते हैं। रहता क्या है कि चीजें बच्चों को आसान लगने लग जाती हैं और वह तरह तरह की किताबों पे मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। एस सी वर्मा, DC पांडे, जाने क्या क्या लगा डालते हैं बेटा। लेकिन मैं आपको बता दूं एक चीज कि क्वेश्चन नीट के अंदर ना बहुत बेसिक ही आने वाला है। यदि आपके बेसिक क्लियर हैं तो आप उस क्वेश्चन को आराम से कर ले जाओगे, है ना। अगर आपके बेसिक ही क्लियर नहीं है, क्वेश्चन कितना भी इजी हो कितना भी टफ हो, आप उसकी गहराई तक ही नहीं पहुंच पाओगे। और आपके बेसिक क्लियर हैं तो आप इजी क्वेश्चन को तो आराम से कर लोगे और टफ क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हो। इसलिए बेटा इधर उधर मुंह मारने की जरूरत नहीं है। सिंपल एक ही मटेरियल यूज करें, उसी को बार बार यूज करें। फालतू के आप सोच रहे हो कि ये भी बुक लगा लूँ ये भी बुक लगा लूँ मेरे ज़्यादा मार्क्स आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्टिंग है बेटा, और खुद का सेटिस्फेक्शन कर रहे हो और कुछ नहीं, है ना। उससे आपको मिलने वाला कुछ नहीं है। एक ही मटेरियल यूज करो, उसे बार बार लगाओ बस। कोई कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रांग है तो उसको एज अ रिवीजन रख लो कि 5 मिनट 10 मिनट में बस इसको पलट के देखना है। अगर वीक है तो उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस और ज़्यादा करने के लिए आप यूज कर सकते हो कहीं से DPP या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगा सकते हो, है ना। तो वही है बेटा, चीज़ें आसान है, बस आप टफ बना देते हो उन चीज़ों को। एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ोगे
तो मैं डेफिनेटली बता रहा हूँ आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी। एक नीट जैसे एग्जाम के लिए ना बेटा, मात्र अगर कोई लगन लगा के पढ़े ना, 6 महीने काफी होते हैं। और आप तो यार 2 साल से तैयारी कर रहे हो, 3 साल से तैयारी कर रहे हो, बस दिक्कत क्या है कि आपने चीजों को सिस्टमेटिकली नहीं पढ़ाया ना। अगर अपने आप को एक अच्छे शेड्यूल के साथ तैयार करोगे, एक डिसिप्लिन के साथ पढ़ोगे, बेसिक क्लियर रखोगे अपने, आराम से आप भी क्रैक करोगे, है ना। टू इलेक्ट्रॉन्स आर सेपरेटेड बाई अ डिस्टेंस 1 एंगस्ट्रॉम। दो इलेक्ट्रॉन्स बेटा दे रखे हैं जिनको सेपरेट किया गया है 1 एंगस्ट्रॉम। अब उनके बीच में कूलम्ब फोर्स की वैल्यू बतानी है। कुछ नहीं है बेटा, कूलम्ब फोर्स अभी जस्ट F इजिकल टू के Q1 Q2/r² ही था, लेकिन बात ये है बस थोड़ा सा यहाँ आपका जो चेक करेगा एग्जामिनर कि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज रहता है वह 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और यहाँ भी सेम एज इट इज हो जाएगा। और 1 एंगस्ट्रॉम की जो वैल्यू है मीटर में वह 10⁻⁻10 मीटर होती है। चार्ज आपको मिल गए, डिस्टेंस आपको मिल गया, आप आराम से वैल्यू पुट करेंगे और आराम से आंसर निकाल देंगे। क्लियर है? चलिए आगे की तरफ मूव करते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस बड़ा अच्छा टॉपिक है बेटा। क्वेश्चंस डायरेक्ट नहीं पूछे गए हैं, जेई में आते रहते हैं, नीट के अंदर ऐसा इसका मैंने कोई यूज नहीं देखा है, बट आपके जितने माइनर मेजर हैं उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते रहते हैं। और जब क्वेश्चन इससे बनता है बेटा तो वो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बनता है, आसानी से सॉल्व नहीं होता है, इसलिए आराम से समझते हुए चलें। The density of equipotential lines gives an idea about the magnitude of electric field. जो इक्विपोटेंशियल लाइंस की डेंसिटी है वह आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड का आइडिया देती है कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। हायर द डेंसिटी लार्जर द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की या इक्विपोटेंशियल लाइंस की डेंसिटी ज्यादा है, यानी कि वहां इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वह ज्यादा है। द डायरेक्टर ऑफ सॉरी डायरेक्शन होगा बेटा, ये डायरेक्शन है। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वह इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। अब बेटा बात करेंगे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस एक्चुअल में है क्या। ज्यादा समय नहीं लेंगे, थोड़ा सा समझने के लिए अपन और डिटेल में जाएंगे, है ना। मान के चलिए बेटा कि ये आपकी कोई एक प्लेट इस तरीके से रखी हुई है जिस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। समझने की कोशिश करना। और इससे जो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वह इस तरीके से निकल रही हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, इस तरीके से प्लेट रखी हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से निकल रही हैं। अब यहां पर बेटा एक प्लेन अपन इमेजिन करते हैं, ये वाला प्लेन, ये प्लेन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऐसे रखा हुआ है, यानी कि इस प्लेन में जितने भी पॉइंट्स आएंगे उन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वह सेम रहेगी। और इस प्लेन से जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी तो ये भी परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस निकल रही होंगी। इक्विपोटेंशियल सरफेस का बेटा सिंपल सा मतलब है कि
इस वाली सरफेस पे, इस वाले प्लेन के हर एक पॉइंट पे जो पोटेंशियल की वैल्यू है वह समान रहे। समझ में आया? मैं दोबारा से बोलता हूं कि एक ऐसा प्लेन जहां हर पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहेगी, उसे ही अपन इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। और इक्विपोटेंशियल सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो निकलती है बेटा, उनकी डायरेक्शन जो है परपेंडिकुलर टू द सरफेस रहती है। ये आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में आना चाहिए। अब बेटा बात की ये तो अपन ने सीट के बारे में, लेकिन कभी कभी कोई पॉइंट चार्ज इस तरीके से दे रखा होता है, मान के चलो, और पॉइंट चार्ज की वजह से जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं वह सर्कुलर बनेंगे। क्योंकि बेटा ये मान के चलो, एक सेकेंड, कुछ मिल नहीं रहा है मेरे को। मान के चलते हैं कि बेटा ये आपका पॉइंट चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज है, तो इसके चारों तरफ इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी। अब वह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अगर अपन एक स्फेरिकल लगाएं या बनाएं, तो कोई भी एक स्फेरिकल बना दो, उस स्फेरिकल के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम रहेगी। क्यों सेम रहेगी बेटा? क्योंकि वह जो स्फेरिकल बनेगा वह सेम रेडियस का बनेगा, और उसकी जो डिस्टेंस है स्फीयर की इस चार्ज से सेम रहेगी चारों तरफ। इसलिए वहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वह समान रहेगी। और कभी पॉइंट चार्ज की वजह से पूछ लिया जाए कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वह किस शेप की बनेगी, तो आप बोलोगे कि स्फेरिकल शेप की बनती है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। थोड़ा सा थ्योरेटिकल पॉइंट है बेटा, ये पढ़ लेते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने ये मेंशन किया है। फॉर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर अ फैमिली ऑफ प्लेन perpendicular to the field lines. A metallic surface of any shape in a equipotential surface can never cross each other. ये बोल रहा है बेटा कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती हैं। क्यों क्रॉस नहीं कर सकती हैं बेटा? कि ये एक प्लेट रखी थी, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से मूव कर रही थी, फिर अपन ने यहां पर एक इक्विपोटेंशियल सरफेस इमेजिन करके देखी थी, तो बेटा इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वह आगे जाके कुछ अलग मिलेगी, और इसके पीछे भी कुछ ना कुछ डिफरेंट मिलेगी, क्योंकि डिस्टेंस बदल गया वहां पे। तो ये बोल रहा है कि कभी भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को क्रॉस ही नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। द वर्क डन, सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट है बेटा, इसे ध्यान से समझना ना। द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज अलोंग अ इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज जीरो। कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस के अलोंग अगर अपन किसी चार्ज को मूव कराते हैं, तो जो आपको वर्क करना पड़ेगा उसकी जो वैल्यू होगी वह जीरो होगी। क्यों जीरो होगी बेटा? कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस यदि आपको दे रखी है, तो आपको पता है कि वहां हर पॉइंट पे जो पोटेंशियल की वैल्यू है वह सेम रहेगी। इक्विपोटेंशियल, समान पोटेंशियल वाली कोई सरफेस। अब यहां जो पोटेंशियल की वैल्यू रहेगी वो यहां भी रहेगी, यहां भी रहेगी, यहां हर एक बिंदु पे पोटेंशियल की जो वैल्यू है इक्विपोटेंशियल सरफेस में सेम रहेगी। अब बात यह है कि बेटा वर्क का जो फॉर्मूला होता है वह Q इंटू डेल्टा V रहता है, मतलब चेंज इन पोटेंशियल। जब अपन चार्ज को यहां से उठा के ऐसे ले आए, यहां ले आए और यहां लाके रख दिया, और आपसे पूछा जाए कि चार्ज को
वहां से यहां लाने में कितना वर्क करना पड़ा। तो आप क्या बोलोगे कि सर यहां जो पोटेंशियल था और जो यहां पोटेंशियल है उसमें तो कोई डिफरेंस ही नहीं है, यानी कि जो डेल्टा वी है वह जीरो है। जब पोटेंशियल में डिफरेंस ही नहीं है तो बेटा आपको जो वर्क है वह जीरो करना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए बेटा फटाफट से नोट कीजिए, फिर अपन आगे मूव करते हैं। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड में अपन एक चार्ज के मोशन के साथ डील करने वाले हैं। कैसे? आप जानते हैं बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड यदि कहीं है और वहां अगर अपन चार्ज को पुट करेंगे तो वहां एक फोर्स लगेगा उस चार्ज के ऊपर, और वह फोर्स आपको पता है उसकी जो वैल्यू रहती है बेटा वो रहती है F=QE। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के मल्टीपल के बराबर फोर्स की वैल्यू रहती है। अब यहां पर बेटा अपन बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज के साथ डील करेंगे, जैसे इस चार्ज की वेलोसिटी में क्या चेंज आएगा, इस चार्ज के मोमेंटम में क्या चेंज रहने वाला है, इसको एस डिस्प्लेसमेंट करने में जो एनर्जी में चेंज आया है वो क्या रहने वाला है। तो इन सब फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में अपन यहां डील करेंगे। सबसे पहले बेटा देखते हैं व्हेन चार्ज पार्टिकल इनिशियली एट रेस्ट इज प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म फील्ड, कि जो चार्ज है एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पहले से रेस्ट पर रखा हुआ है। अब बेटा पहले से रेस्ट पे रखा हुआ है तो पॉजिटिव चार्ज के केस में जो फोर्स की डायरेक्शन रहती है वह इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही रहती है, लेकिन नेगेटिव चार्ज के केस में जो फोर्स की डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगती है। फोर्स की जो बेटा वैल्यू रहती है वो रहती है F=QE। और अपन बात करें फोर्स का एक और फॉर्मूला जो कि अपन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से लेके आते हैं बेटा, F=ma। यहां से जब अपन बात करेंगे एक्सेलरेशन के बारे में तो जो एक्सेलरेशन की वैल्यू मिलेगी बेटा आपको वो मिलेगी QE/m। ये आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू मिलने वाली है। अब बेटा बात करेंगे कि कुछ समय बाद इस चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वह कितनी हो जाएगी। अगर अपन इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करते हुए वेलोसिटी निकालें तो बेटा फर्स्ट इक्वेशन होती है आपकी v=u+at। u यहां पे जीरो हो जाएगा क्योंकि अपन को पता है बेटा कि जो चार्ज पार्टिकल है इनिशियली रेस्ट पर था, तो जो वेलोसिटी है कुछ समय बाद उसकी at के बराबर हो जाएगी, और एक्सेलरेशन की वैल्यू अपन जानते हैं QE/m रहती है। तो यहां से जो बेटा आपकी वेलोसिटी का जो फॉर्मूला निकल के आता है वो रहता है QET/m। ये आपकी वेलोसिटी का फॉर्मूला निकल के आता है जब अपन किसी चार्ज पार्टिकल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट कर देते हैं। तो चलिए फटाफट से नोट कीजिए बेटा।
चले बेटा आगे मूव करते हैं, एक बार थ्योरी देख लेते हैं। सपोज अ चार्ज पार्टिकल हैव चार्ज q and mass m is initially at rest in an electric field. The particle will experience a electric force cause its motion. मतलब कि एक चार्ज है जिसका चार्ज q दे रखा है, उसका मास m है, यदि उसको अपन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो उसमें एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा, जिस फोर्स की वजह से वह मूव करने लग जाएगा। फोर्स एंड एक्सेलरेशन। द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज पार्टिकल इज इक्वल टू क्यू ई। आप जानते हो उस चार्ज पार्टिकल अंदर जो फोर्स एक्सपीरियंस किया जाएगा उसकी वैल्यू क्यू ई रहने वाली है। एक्सेलरेशन आप निकाल सकते हो क्यू बाई एम, एफ इजिकल टू एम ए से आप पुट करके एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। ये अपन ने वेलोसिटी के बारे में बात की। फिर अपन बेटा बात करेंगे नेक्स्ट, ये बेटा आपको समझ आ गया होगा, अभी जस्ट निकाल के ही आ रहे हैं वेलोसिटी। फिर मोमेंटम, आप जानते हो कि जब मोमेंटम की वैल्यू क्या रहती है, p इजिकल टू एम वी। वी अपन निकाल के आ रहे हैं क्यू ई टी बाई एम, ये एम से एम कट जाएगा तो जो मोमेंटम है वह क्यू ई टी आ जाता है। इस तरीके से क्यू ई टी मोमेंटम आ गया उसके पास। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल को रखने से जो उसको मोमेंटम मिलता है वह क्यू ई टी के बराबर आता है। इसी तरीके से बेटा अपन काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करें तो काइनेटिक एनर्जी आप जानते हैं क्या रहती है, हाफ एम वी स्क्वायर। v की वैल्यू पता है अपन को क्यू ई टी बाई एम, तो यहां जब अपन v की वैल्यू डालेंगे क्यू ई टी बाई एम स्क्वायर तो ये आपको कहीं ना कहीं फॉर्मेट मिलेगा, जो कि काफी पूछा भी जाता है बेटा आपसे कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल व्हेन पुट इट इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डायरेक्टली आपसे यह जो फॉर्मूला है डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, क्योंकि ऑप्शंस में कई बार मैंने ये देखा है। अब बेटा एक जो फॉर्मूला रहता है बेटा, एक वर्क का आपने पढ़ा होगा Q इंटू डेल्टा वी, और मैकेनिकल एनर्जी के कॉन्सेप्ट से अपन जानते हैं चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी मतलब इनिशियल एनर्जी प्लस फाइनल एनर्जी इज इक्वल टू सॉरी जो आपकी चार्ज की इनिशियल एनर्जी है वही आपकी फाइनल एनर्जी रहेगी। मतलब कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। ये लॉ ऑफ मैकेनिकल एनर्जी है। इसके कॉन्सेप्ट के बिहाफ पे अपन जो वर्क का फॉर्मूला होता है बेटा Q इंटू डेल्टा वी रहता है, लेकिन अपन जानते हैं कि यहाँ उसकी पोटेंशियल एनर्जी में तो कोई चेंज आ ही नहीं रहा है। जो चेंज आएगा इस केस में सिर्फ और सिर्फ उसकी काइनेटिक एनर्जी में ही आएगा। तो यहां से अपन बता सकते हैं कि जितना अपन को वर्क करना पड़ेगा चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में, वह उसकी काइनेटिक एनर्जी के चेंज के बराबर ही रहने वाला है। तो यही सब बात बेटा अगले पॉइंट में की है। चले देखते हैं। अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम वी कैन से दैट कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वर्क डन इन डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज। जितना उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा उतना ही उसको वर्क करना पड़ेगा उसके डिस्प्लेसमेंट के लिए। वेयर डेल्टा वी इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस एज यू नो, और इस यहां से जो बेटा आप ये भी पढ़ के आ चुके हो कि डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो जो डेल वी आपका यहां से आता था E डॉट डी आर के आता था, है ना। तो ये सब चीजें आप पहले पढ़ चुके हो। बस यहां जो समझने वाली चीज थी बेटा वो ये थी कि आपको जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आएगा वह उतना ही वर्क आपको करना पड़ेगा किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में।
क्योंकि यहाँ पोटेंशियल एनर्जी में उसके कोई चेंज आएगा ही नहीं। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। चलिए बेटा अभी आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप अच्छे से मेजर मेजर पोर्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर अपना कवर हो चुका है। आप अच्छे से नोट्स बनाएं, फिर अपन आगे एक इस पे कम से कम बेटा 30 से 40 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे ऑन कैमरा ही। तो अच्छे से नोट्स बनाते हुए अच्छे से रिवाइज करते हुए चलें बेटा चीज़ों को। अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इस पे, क्योंकि जब तक बेटा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मेरा मानना ऐसा है कि फिजिक्स का पढ़ना वेस्ट है। आपसे यदि क्वेश्चन बनने लग जाएं फिजिक्स के, तो आप समझ लो कि आपकी जो फिजिक्स है वह स्ट्रांग होना स्टार्ट हो गई है। क्वेश्चंस बेटा तभी बनेंगे जब आपके बेसिक्स क्लियर होंगे, जब आपने कॉन्सेप्ट को ढंग से समझा होगा। तो इसलिए आप चाहते हो कि अच्छा कॉन्फिडेंस रहे फिजिक्स के अंदर और अच्छे स्कोर करो पेपर के अंदर, तो बेटा आप कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझते हुए चलें, बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। क्योंकि यही समय मैं बता रहा हूँ बेटा, ये 6 महीने बचे हुए हैं आपके एग्ज़ाम में, और इन 6 महीने में अगर अपने आप को ना चीज़ों से कंट्रोल कर लिया ना बेटा, मैं बता रहा हूँ बहुत आगे चले जाओगे लाइफ में। इन 6 महीनों को अपन अगर अच्छे से यूटिलाइज कर लें ना, तो बहुत भीड़ को अपन आराम से पीछे छोड़ सकते हैं ना। बस यही समझ लो कि 6 महीने अपने आप को रगड़ना है ना। अगर चमकना है तो बेटा रगड़ना तो पड़ेगा, सिंपल सा है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट।